हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। संविधान निर्माण या कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसका पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था। आज देखेंगे हम पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान हमारे लिए काम क्या करता है और ये सब चीज़ें कि हमें संविधान की जरूरत ही क्यों है। हमें दक्षिण अफ्रीका के सिचुएशन के आधार पर हमें ये समझाया गया था कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में देखा था। आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है दोस्तों तो क्लास 9th के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट सेकेंड है और अब हम आगे चलेंगे। पार्ट सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण। ये क्लास 9th पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसी का पार्ट सेकंड है। अब भारत में संविधान निर्माण तो हुआ लेकिन उसके पहले की कंडीशन यहाँ बताई गई है। एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है। तो क्या क्या कंडीशन बताई गई है कि संविधान निर्माण तो होगा। देखो ये एक छोटी मोटी प्रोसेस तो थी नहीं फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें बहुत सी उथल पुथल यहाँ देश में हो गई थी और इन्हीं उथल पुथल को 4-5 पॉइंट में यहाँ बताया गया है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में संविधान बनाना आसान नहीं था, बिल्कुल ठीक है। विचारों के मतभेद थे यहाँ पर, जनसंख्या बहुत अधिक थी, भारतीय गुलामी से बाहर आकर भारतीय की हैसियत पाने जा रहे थे। अब इतने सालों तक अंग्रेजों के गुलाम बनकर जी रहे थे भारतीय, अब उनको नागरिक की हैसियत मिलेगी, अब उनको आज़ादी मिलेगी, ठीक है, हर प्रकार की। तो मतलब अब जनता के भी अपने अधिकार होंगे। तो ये चीज़ें भी जो है बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर है धर्म के आधार पर भारत व पाकिस्तान के बंटवारे का अनुभव दिल दहलाने वाला था दोस्तों। विभाजन की हिंसा में कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे। तो दोनों ओर से 10 लाख लोग मारे गए थे। तो एक तो ये भयंकर कंडीशन देश में पैदा हो गई थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी कि वे अपनी रियासत का विलय भारत या पाकिस्तान में कर सकते हैं और ये आज़ाद भी रह सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक तरीके से चुनौती हो गई कि देसी रियासतें या तो आज़ाद रहेगी या भारत या पाकिस्तान में मिल जाएगी। तो उनको समझाना, उनको एक करना भी बहुत ही जो है मुश्किल था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान की चिंता तो थी ही, साथ में भविष्य की चिंता भी थी। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस उस वक्त देश में थी। तो देखिए संविधान निर्माण का रास्ता कैसे खुला, ऐसी परिस्थितियों में भी देश में संविधान निर्माण का रास्ता कैसे ओपन हुआ, ये देखते हैं। तो हम भारतीय संविधान निर्माण की तरफ कैसे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को संविधान निर्माण के दौरान ही सभी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, लेकिन भारत आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र व अन्य बुनियादी बातों पर सहमति बना चुका था। ये हमारा प्लस पॉइंट था कि जो दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया था ना, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, उसने क्या किया था, आज़ाद संविधान निर्माण के दौरान ही सभी बातों पर इन लोगों ने, भाई जब संविधान बना ना दक्षिण अफ्रीका का, तभी इन बातों ने, सभी इन लोगों ने, संविधान दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने सभी बातों पर सहमति जब संविधान बन रहा था ना तभी बना ली। हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या था कि लोकतंत्र व अन्य बुनियादी बातों पर सहमति भारत में कब बनी, आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही बन चुकी थी। तो एक तो ये फायदा हो गया हमारा, ठीक है। फिर है मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम इसके लिए तैयार थे, हमें काफ़ी कुछ ये चीज़ें समझ में आ गई थी। भारत अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, साथ ही समाज व राजनीति बदलने का आंदोलन भी कर रहा था। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ या हमारे देश को आज़ाद कराने का संघर्ष नहीं था, उसके साथ साथ हमारे भारतीय जो नेता थे, जो शिक्षित लोग थे, वो बहुत कुछ सीख गए थे शासन के बारे में, ठीक है। तो समाज और राजनीति के बड़े बड़े पहलू भी उनको समझ में आ गए थे। तो ये 2 प्लस पॉइंट रहे जिससे संविधान निर्माण में हमें आसानी हुई, ठीक है। फिर आगे प्रोसेस क्या हुआ दोस्तों, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। मतलब इसको एक, हालांकि ये संविधान लागू नहीं हुआ लेकिन ये एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार कर लिया था। मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से कच्चा संविधान हमारे 1928 में ही तैयार हो गया था, हमें मोटी मोटी बातें सभी पता थी, ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अन्य नेताओं ने ये ड्राफ्ट बना लिया था। लागू नहीं हुआ बट बना तो लिया था 28 में, जब हमें आज़ादी ही भी नहीं मिली थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ये रूपरेखा रखी गई थी। 28 में बनाई थी, 31 में कराची अधिवेशन में रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो देखिए हम यहीं से परिपक्व हो चुके थे, कच्चा एक तरीके से कच्चा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था। 1931 में कांग्रेस के सामने रखा भी जा चुका था। 1937 के बाद भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव हुए। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थी, परंतु उसमें जाने व काम करने के अनुभव भारतीयों को काम में आया। तीसरा प्लस पॉइंट क्या रहा, 1937 में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव हुए। तो दोस्तों अब उसमें डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से नहीं थी,
ये अंग्रेजों के अंडर में हुए थे, लेकिन हमारे जो भारतीय बड़े बड़े नेता इनमें जाकर इनको वर्क करने का, लोकतंत्र में या जनता के अकॉर्डिंग शासन करने का इनको थोड़ा अनुभव आ गया था। तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहा। ठीक है, फिर है इन्हीं भारतीयों को संस्थाएं चलानी दी थी, अतः कई पुरानी व्यवस्थाओं को जो का त्यों अपनाया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार कानून। अब क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं जो ये यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड हो गए थे ना, जनता के बीच में काम करने को लेकर, ठीक है, तो उन्हीं को ही कई पुरानी व्यवस्था को संभालने के लिए दिया गया। तो वो ऑलरेडी परिपक्व थे, ठीक है, उनको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो 1935 का भारत सरकार कानून जैसे ऐसा का ऐसा अपना लिया गया, तो वो 1935 से लागू था, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई, भारतीयों ने ऐसा का ऐसा संभाल लिया इसको। फिर लास्ट है, हमारे नेताओं में कॉन्फिडेंस आ चुका था दोस्तों, अतः फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची आदि को अपनाने में हमें जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम दूसरे देशों की चीज़ें नहीं अपनाएंगे। आगे देखोगे आप कि हमारे संविधान में अनेक देशों से कई विचार लिए गए हैं, डिक्टो अपनाए गए हैं। ठीक है, तो हमारे नेता इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे, इतने एक्सपीरियंस्ड भी हो गए थे कि उन्होंने जो दूसरे देश के संविधान थे ना, उनमें जो भी अच्छी बातें देखी उनको जो का त्यों या कुछ काट पीट कर हमारे संविधान में अपनाया गया। तो देखिए इतनी जो समस्याएं थी उसके बावजूद भी ये प्लस पॉइंट रहे, जिससे हमें संविधान बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। फिर है, रूस की समाजवादी क्रांति हुई थी, उसने भी भारतीयों को प्रभावित किया। अब वे आर्थिक और सामाजिक समता पर आधारित व्यवस्था की कल्पना करने लगे थे। अब भारतीय बहुत लंबे समय तक अत्याचार सहन कर चुके थे, तब रूस में समाजवादी क्रांति हुई तो उन्हें भी फील हुआ कि हमें भी आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित ऐसा ही समाज चाहिए, ऐसा ही देश चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ जो है चल पड़ा, और इन सभी चीज़ों ने भारतीय संविधान निर्माण में काफ़ी मदद की। तो आप देख सकते हैं, आप एवल्यूट कर सकते हैं और आप एवल्यूट करके बताइए कि हम भारतीय परिपक्व हो चुके थे या नहीं। अब आगे हम डायरेक्ट चलते हैं संविधान सभा पर। तो संविधान सभा क्या थी दोस्तों? संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा थी जो संविधान लिखने का काम कर रही थी। उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान सभा कहते हैं। इसके बारे में मुख्य बातें हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे दोस्तों। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। देखिए, भारतीय संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य होंगे जो संविधान की रचना करेंगे, ठीक है, इसके लिए चुनाव हुए थे सदस्यों के लिए। कब? जुलाई 1946 में। पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 में। और इसके तत्काल बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो नेचुरल सी बात है, संविधान सभा भी दो टुकड़ों में बट गई। कौन कौन सी संविधान सभा बन गई? भारत की संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान सभा। जनरली हम भारतीय हैं, भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा में क्या क्या हुआ दोस्तों? भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 299 सदस्य थे भारत की संविधान सभा में। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है कंप्लीट हुआ था हमारा। 26 नवंबर को ही हो गया था दोस्तों, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। अभी यहाँ आपके क्वेश्चन आ गया होगा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान कंप्लीट हुआ तो 26 जनवरी को, नवंबर को क्यों नहीं अप्लाई हुआ, जनवरी को क्यों अप्लाई किया गया इसको? तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। 1930 था लेकिन 26 जनवरी थी। तो इस दिन को याद में बनाए रखने के लिए, ठीक है, 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू किया गया। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आपका। आगे हमारा एनसीईआरटी में पॉइंट है दोस्तों, संविधान को हम क्यों मानते हैं? कि संविधान लिखा तो गया है, तो अभी 70 साल बीत गए फिर भी हम संविधान को जो का त्यों मान रहे हैं। तो उसके प्रमुख 2 कारण आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं दोस्तों। पहला कारण, थोड़ा ये लेसन थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसको वापस देख लीजिएगा। संविधान को हम क्यों मानते हैं, इसके 2 कारण हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण, संविधान केवल संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। किसको? व्यापक सहमतियों को। मतलब सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे, लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए थे, इसलिए हम संविधान को मानते हैं, ठीक है। किसी एक की नहीं चली यहाँ पर। संविधान सभा में अलग अलग विचारों के लोग थे और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए थे।
लोकतांत्रिक तरीके से हुए थे, इसलिए हम संविधान को मानते हैं। ठीक है, दुनिया के अनेक देशों में संविधान है, परंतु या तो वो एक दस्तावेज मात्र है या किताब या कागज का टुकड़ा, उसके अनुसार कोई आचरण नहीं होता। लेकिन भारतीय संविधान पर पिछले 70 सालों में कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए गए, लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। मतलब दुनिया भर में अनेक संविधान हैं, लेकिन या तो उनको फॉलो ही नहीं किया जाता या उनको एक कागज का टुकड़ा मानकर पढ़ा है और अपने अकॉर्डिंग देश चल रहा है। ठीक है, लेकिन भारत में इसका ऑब्जेक्शन कभी नहीं हुआ। इसका कारण सर्वसम्मति है दोस्तों, लोकतांत्रिक तरीके से ये बनाया गया था, इसलिए सर्वसम्मति से जब इसको बनाया गया है तो इस पर किसी का भी विरोध आज तक नहीं हुआ। कुछ छोटे मोटी बातों को छोड़कर किसी बड़े सामाजिक समूह या किसी बड़े राजनीतिक दल ने इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा कारण देखो दोस्तों, संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था, अतः प्रत्यक्ष ढंग से इसका चुनाव नहीं हुआ था। मतलब डायरेक्टली तो किसी भी सदस्य को चुनकर संविधान सभा में नहीं भेजा गया था, लेकिन इसका चुनाव प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने नहीं किया था। उस वक्त क्या था, वोट देने का अधिकार सामान्य जनता को नहीं था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 1946 की बात है, हमारा देश आज़ाद हो रहा है 1947 में। ठीक है, तो नेचुरल है वहाँ पर जनता को जो है वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तब वहाँ पर क्या हुआ, जो प्रांतीय असेंबलियों की बात हुई ना अभी, तो प्रांतीय असेंबलियों के जो सदस्य चुने गए थे, उन्हीं ने ही संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लिया, उन्होंने ही संविधान सभा को चुना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ फायदा, इससे सभी भौगोलिक क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व हो गया। मतलब सभी क्षेत्रों से जो सभी प्रांतीय असेंबलियों के जो हेड थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ही जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुनकर भेजा, जिसे भौगोलिक क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हो चुका था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व इसमें था, लेकिन कांग्रेस में ही अनेक राजनीतिक समूह विचारों के लोग थे। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये हमारी नेशनल पार्टी थी, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व इसमें था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, किसमें, संविधान सभा में। लेकिन इसका मतलब ज़्यादा मेंबर कांग्रेस के ही थे, लेकिन कांग्रेस के ही इन्हीं सभी मेंबरों के बीच में भी विभिन्न राजनीतिक समूहों और विचारों के लोग थे। मतलब इनके खुद के विचार एक नहीं थे, ये सबसे अच्छा काम हुआ। ठीक है, अलग अलग विचारों के लोग थे। सभा के अनेक सदस्य कांग्रेस के विचारों से भी सहमत नहीं थे। इस सभा में अनेक जो सदस्य थे वो कांग्रेस के विचारों से ही सहमत नहीं थे। इन सभा में अनेक जाति, वर्ग, धर्म व पेशों के लोग भी थे। संविधान सभा का काम व्यवस्थित, खुला व सर्वसम्मति पर आधारित था। ये तो हमने पढ़ा था, व्यवस्थित था, खुला था, सर्वसम्मति पर आधारित था, डेमोक्रेटिक था। ठीक है, और दूसरा, जब प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया तो इसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किन्हीं कुछ लोगों का ही विचार अप्लाई नहीं किया गया था। इसके अंदर संविधान सभा के सदस्यों के अंदर भी अलग अलग विचार और समूह के लोग थे। ठीक है, तो वो अपने अपने अलग अलग विचारों और समूह के आधार पर वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो नेचुरल है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म जाति के लोगों के साथ अहित नहीं किया गया। यही दो मुख्य कारण है कि संविधान को हम मानते हैं। क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी इन दोनों ही कारणों पर गौर करें। ठीक है, अब थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं कि संविधान निर्माण हुआ है। ये मुख्य मुख्य बातें ही लिख दी है मैंने, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा था, तो ये देखिए शॉर्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब संविधान निर्माण में सबसे पहला काम क्या हुआ दोस्तों, बुनियादी सिद्धांत बने। ठीक है, मुख्य मुख्य बुनियादी सिद्धांत बनाए गए। इसके बाद में इन सब की सहमति हुई, आपस में चर्चा हुई, सहमति हुई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने। उन्होंने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। देखो, आपसी चर्चा और बहस के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया गया। ठीक है, संविधान फाइनल संविधान नहीं बना, एक प्रारूप संविधान बनाया इन्होंने। फिर आगे संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक अनुच्छेद पर, प्रत्येक आर्टिकल पर खुली चर्चा हुई, खुली बहस हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर इस पर विचार हुआ। ठीक है, देखिए कितना ट्रस्टेबल अपना है, कितना विश्वसनीय संविधान है। इसके आगे 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई है। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, हर बात को रिकॉर्ड किया गया है। देखिए दोस्तों, हर बात रिकॉर्ड है, अभी भी मौजूद है।
इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया है इस सारी चर्चा को जो कॉन्स्टिट्यूशन पर हुई थी। इन्हीं चर्चा व बहसों से इसके पीछे के तर्क और सोच को हम समझ सकते हैं। संविधान की व्याख्या के लिए भी इसका उपयोग होता है इन डिबेट्स का जो 12 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो देखो कितना शानदार तरीके से हमारा विश्वसनीय जो है संविधान बनाया गया। अतः संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य भी थे, अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था व सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। इसी कारण यहाँ पर सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल गया। अब हमारा अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। देखिए वैसे तो उन सभी को आप एनसीईआरटी ओपन करके बैठे भी होंगे, आप बुक देख लीजिएगा। उस बुक में करीब 4-5 पेज अलग अलग ऐसे दिए गए हैं कि उनको पढ़कर हमें पता लगाना है कि बेसिक वैल्यूज कौन कौन सी है। अब सारी की सारी बेसिक वैल्यूज हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। आगे मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे संविधान निर्माण करने वाले जो सदस्य थे, उनके बारे में छोटी छोटी नॉलेज दी गई है इस एनसीईआरटी में। तो उनका और हमारी प्रस्तावना का एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य बेसिक वैल्यूज क्या क्या है हमारे संविधान की। तो सबसे पहले तो इन्हें संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। हमारी जो भारतीय संविधान के बेसिक वैल्यूज है ना वो 9 है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनको शामिल किया गया है। सभी धाराएं या अनुच्छेद इन्हीं के अनुरूप बनाई गई है, प्रस्तावना के अनुरूप। यहाँ ध्यान कर लीजिएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। जो प्रस्तावना है ना, संविधान की जो शुरुआत है वो प्रस्तावना से की गई है। इसको उद्देशिका भी कहते हैं और इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बुनियादी जो मूल्य है वो 8 है दोस्तों। 1 बाय 1 देख लेते हैं। संप्रभुता या सोवर्निटी, भारत स्वतंत्र देश है जो अपने निर्णय खुद लेता है, कोई बाहरी शक्ति भारत पर नियंत्रण नहीं करती। ये मतलब होता है संप्रभुता का। समाजवाद, समाज में गरीबी अमीरी का अंतर कम होना चाहिए, संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ये है सोशलिज्म या समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया, सेकुलरिज्म को, मतलब भारत का कोई अपना राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ पर समान रूप से सम्मान होता है, राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं। चौथा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसमें है जनता प्रतिनिधि चुनकर शासन में भाग लेती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, और सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। 5वां है गणराज्य, रिपब्लिक। भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। देश में किसी भी राजा या वंश का शासन हमारे यहाँ नहीं है, इसको कहते हैं गणराज्य। अगला है 6 नंबर पर न्याय, जस्टिस। सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलता है यहाँ पर, बिना भेदभाव समान व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। अगला है स्वतंत्रता, जिसको लिबर्टी भी कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को भाषण, विचार, पूजा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 8वां समानता, इक्वलिटी। कानून के सामने सभी समान है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता। और लास्ट है 9वां बंधुत्व, जिसे फ्रेटर्निटी भी कहते हैं। सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना चाहिए। ये 8 के 8 हमारे बेसिक वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। हमारे संविधान के बुनियादी तत्व हैं, मुख्य विचार है, मुख्य दर्शन भी आप कह सकते हैं। और इन 9 मुख्य दर्शनों को हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ये आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रस्तावना को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका, तो अभी हमने पढ़ा ना, प्रस्तावना में ये 9 बातें बताई गई है, दर्शन की बात की गई है, बेसिक वैल्यूज की। तो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ की गई है। इसे ही हम प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। यही हमारे संविधान की आत्मा भी कहलाती है। तो ये हो गए हमारे संविधान के प्रमुख दर्शन। 9 दर्शन हैं, 9 मूल्य हैं, 9 बेसिक वैल्यूज हैं। एक नोट है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें अलग अलग विचार अलग अलग देशों के जो के त्यों लिए गए हैं। हमने बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं की। हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए जो विचार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पसंद आया वो विचार उस देश से कॉपी किया गया है और जो का त्यों लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, पूरी प्रस्तावना ही किससे ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, जैसे अमेरिका का संविधान चालू होता है वी द पीपल, है ना, और सेम भारत का संविधान चालू होता है प्रस्तावना में हम भारत के लोग, तो ये सेम बात ली गई है। मतलब पूरी प्रस्तावना ही अमेरिका के संविधान से ली गई है ना।
कॉपी की गई है। ओके, इसके अलावा अलग अलग देशों से भी विचार लिए गए हैं। अब अलग अलग देशों के विचार आपके 9th की एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट 3-4 थे दोस्तों, वो मैंने पूरे लिख दिए हैं ताकि कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में भी आपके अच्छे रहेंगे, सारी सीट आपके बनी हुई मिलेगी। तो बाकी 9th क्लास के लिए भी ये जानकारी बहुत अच्छी है। आपके 9th क्लास के में अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड तक कहकर आदि लिख दिया गया है। 3-4 देश बच रहे थे तो मैंने पूरी सीट बना दी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस किस देश से हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई है। तो अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं, यूएसए से देखिए दोस्तों पूरा का पूरा प्रस्तावना लिया गया है, उद्देशिका ली गई है। फिर है मौलिक अधिकार लिए गए हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ये मैंने येलो किया है, थोड़ा वो बाद में बताऊंगी, पहले आप जनरल देख लीजिएगा। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ब्रिटेन या यूके से संसदीय प्रणाली ली गई है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये बात ली गई है। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब जैसे हम सभी लोग भारतीय कहलाते हैं, तो ये लिया गया है यूके से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया से संघीय ढांचा लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है और स्वतंत्र न्यायालय लिया गया है। ठीक है, कनाडा से केंद्र में शक्तिशाली सरकार होनी चाहिए, ये बात ली गई है और संघीय ढांचा लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों। फिर है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है फ्रेंड्स। सोवियत संघ, जिसे हम रूस बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो रूस से मूल कर्तव्य और समाजवाद का विचार लिया गया है। फिर लास्ट आता है दोस्तों फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने कॉपी किया है। तो ये सभी देशों से ये पार्ट लिए गए हैं, हमें ये रट्टे रटाए होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, आपने अगर पार्ट फर्स्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा दोस्तों कि जो दक्षिण अफ्रीका, अभी यहाँ बात हुई है दक्षिण अफ्रीका की, तो जो दक्षिण अफ्रीका है उससे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका तो हमारे बाद में जो है 90 के बाद में जो है आज़ाद हुआ है। तो हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ से कैसे ले सकते हैं? तो इसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के पुराने डोमिनियन संविधान 1909 से लिया गया, जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन ही दक्षिण अफ्रीका ने डोमिनियन संविधान बनाया था 1909 में। ठीक है, उसमें ये बात की गई थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये उस डोमिनियन संविधान 1909 से ली गई है हमने दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा ये येलो कर रखा था, मैंने कहा था ये बाद में देख लेंगे। तो देखिए ये आपने पढ़ने में भी देख लिया होगा कि सेम बात आ रही है। ये अमेरिका से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, ठीक है, और फिर बाद में हम ऑस्ट्रेलिया से भी स्वतंत्र न्यायालय ले रहे हैं, तो बात तो वही हुई ना, वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ तो सेम लगता है बट अलग अलग, उसके मतलब थोड़े से बेस अलग है। कैसे? अमेरिका से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है ना हमने, उसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से आज़ाद होगी, मतलब संसद के काम से और अपने गवर्नमेंट के काम से, है ना, कार्यपालिका से पूरी तरीके से आज़ाद रहेगी। और ये अगर कोई गलत कानून बना देते हैं या अप्लाई कर देते हैं, उसको निरस्त भी कर सकती है हमारी न्यायपालिका। ये बात तो हमने अमेरिका से ली है। और फिर यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया से हमने स्वतंत्र न्यायालय लिए हैं। इसका मतलब है राज्य और केंद्र दोनों में स्वतंत्र न्यायालय हो, दोनों में हो बट एकीकृत भी हो, एकीकृत एक दूसरे से जुड़े हुए हो, लिंक्ड हो। ठीक है, तो राज्य और केंद्र में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय हो, तो ये बात हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू वाली वो अमेरिका से ली है। थोड़ा डीप है बट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर है देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने संघीय ढांचे की बात की है और फिर कनाडा से भी संघीय ढांचे की बात की है। तो संघीय ढांचा तो एक ही होता है ना, तो देखिए संघीय ढांचे से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हमने कुछ बात ऑस्ट्रेलिया से ले ली है, कुछ कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या बात ली हमने? स्टेट्स के अधिकार भी स्टेट्स के जो अधिकार है ना, राज्यों के जो अधिकार हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संघीय ढांचे से ली। ठीक है, मतलब समवर्ती सूची को अपनाने का कार्य हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब समवर्ती सूची एक तरीके से किसको ताकत देती है? राज्यों को ताकत ही देती है ना। स्टेट्स के भी इसमें कई जो कानून हैं उस पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची पर, तो इसमें स्टेट्स के अधिकार थोड़े भारी हो जाते हैं समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ठीक है, फिर बाद में हम कनाडा की बात करें तो यहाँ से संघीय ढांचे का कौन सा विचार लिया कि एक मजबूत केंद्र सरकार की, मतलब राज्यों को आप ताकत दो लेकिन आपकी जो केंद्र में एक सरकार एक मजबूत होनी चाहिए, उसके पास पावर ज़्यादा होना चाहिए। ये संघीय ढांचे की बात केंद्र वाली कनाडा से ली। और
तो ये तो हो गया दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में कई विचार, कई प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन मतलब संविधान में काट-छाँट करना, मतलब लोगों की भावनाओं के अनुसार, समाज में हो रहे बदलावों के अनुसार समय समय पर संविधान में कुछ प्रावधान शामिल कर दिए जाते हैं, बदले जाते हैं या हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं संविधान संशोधन। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी संविधान संशोधन किया जाए, संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने भी एक केस में कहा था। बदलाव में जो मूल संरचना है, संविधान की मूल संरचना है, जो हमने अभी दर्शन या उसकी बेसिक वैल्यूज देखी थी, कौन कौन सी, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इन सब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बाकी समय के अनुसार, समाज और विचारों के अनुसार अगर कुछ बदला जाए तो कोई गलत नहीं है, उसमें बदला जा सकता है, वो भी सर्वसम्मति या संसद में एक बहुत ही हार्ड प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक तो हमने देख लिए, 2 पार्ट में कंप्लीट लेसन। अब जो कई संविधान सभा के जो सदस्य वगैरह थे या हमारी जो प्रस्तावना है, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे। अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा, बहुत यूजफुल रहेंगे। साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपका सहयोग देते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।